Hello viewers, welcome back to our channel Maths Zone with PP. I am Sanjeev Kumar. Today I want to give you information about biology chapter 17 that is locomotion and movement. आपको हम ये डिटेल जानकारी चैप्टर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट की दे रहे हैं। इसके अलावा आपको जितनी भी पॉइंट्स इसकी होगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर के आप इस चैप्टर की पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। हाँ, तो आइए अब हम इस टॉपिक से चलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी which states the contraction of muscle fibers takes place by the sliding of thin filaments over a thick filament। तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें जो एक्सप्लेन करता है, जो स्टेट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर की, वो थिन फिलामेंट का थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइडिंग जो होती है उसी को हम कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको सीएनएस कहते हैं, वाया ए मोटर न्यूरॉन। ए मोटर न्यूरॉन along with the muscle fibers connected to it constitute a motor unit. The junction between a motor neuron and sarcolemma of the muscle fiber is called the neuromuscular junction और मोटर एंड प्लेट। तो यहाँ दिया हुआ है कि एक मोटर न्यूरॉन जो कि मसल फाइबर्स को कनेक्ट करता है, इसके मोटर यूनिट से जो मोटर यूनिट का निर्माण करता है, और जंक्शन जो मोटर न्यूरॉन की होती है सार्कोलेमा के साथ में मसल फाइबर को, जिसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं या मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। अब देखिए, ए न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीजेस ए न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन which generates an action potential to the sarcolemma। तो यहाँ न्यूरल सिग्नल जो पहुंचती है जंक्शन को रिलीज करती है न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा, जो जनरेट करती है एक्शन पोटेंशियल को सार्कोलेमा में। तो दिस स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर, ये मसल फाइबर से स्प्रेड होती है, एंड काउज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, और ये कैल्शियम आयन के रिलीज होने के कारण होती है इनटू सार्कोप्लाज्म, ये सार्कोप्लाज्म में। Increase in calcium plus level leads the binding of calcium, ये Ca++ लेवल जो है कैल्शियम की बाइंडिंग करती है विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट एंड देयर बाय रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिंग साइट्स ऑफ मायोसिन। ये इंक्रीज Ca++ लेवल की करती है जो लीड करती है बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम को with a subunit of troponin की on actin filament की, and thereby remove the masking, और ये मास्किंग को रिमूव करती है एक्टिव साइट की मायोसिन के लिए। अब यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस, इसमें जो एटीपी हाइड्रोलाइसिस के द्वारा जो एनर्जी रिलीज होती है उसका यूटिलाइज किया जाता है। द मायोसिन हेड नाउ बाइंड टू एक्सपोज्ड एक्टिव साइट्स, मायोसिन हेड अब जुड़ जाती है एक्टिव साइट्स की एक्टिन की, टू फॉर्म एक क्रॉस ब्रिज, जो एक क्रॉस ब्रिज फॉर्म करती है। ये फिगर 17.4 में दिखाई गई है। यहाँ देखिए, ये एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन के बीच में ये क्रॉस ब्रिज फॉर्म करती है, जिसमें फॉस्फोरस और एडीपी की कनेक्शंस होती है। अब क्रॉस ब्रिज यहाँ फॉर्म कर रही है मायोसिन हेड के साथ, फॉर्मेशन क्रॉस ब्रिज की यहाँ हो रही है। इसके बाद ये स्लाइडिंग या रोटेशन होती है, इसमें ये जो हम देख रहे हैं एक्टिन फिलामेंट, ये इसके साथ अटैच हो जाती है, और उसका ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, यहाँ ब्रेक डाउन हो जाती है क्रॉस ब्रिज की, और एटीपी फॉर्म करती है। इस तरह ये साइकिल कंप्लीट होती रहती है। दिस pulls the attached actin filament towards the center of A band. The Z line attached to these actin
are also pulled inward, thereby causing a shortening of sarcomere, that is contraction. यानी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होती है. इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप्स. ये ऊपर के स्टेप से क्लियर हो जाती है. दैट ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, ये इस समय मसल की शॉर्टनिंग होती है जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. एंड आई बैंड्स गेट रिड्यूस्ड, इसमें आई बैंड रिड्यूस्ड हो जाती है. वेयर एज ए बैंड रिटेन द लेंथ, जबकि ए बैंड जो है वो लेंथ में सेम रहती है. ये फिगर 17.5 में इलस्ट्रेटेड है. द मायोसिन रिलीजिंग द एडीपी एंड P1 गोस बैक टू इट्स रिलैक्स्ड स्टेज, यानी मायोसिन बैंड जो है वो रिलीज करती है एडीपी को और P1 रिलैक्स्ड स्टेट में रहती है. ए न्यू एटीपी बाइंड एंड क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन, एक नया एटीपी बाइंड हो जाती है और क्रॉस ब्रिज टूट जाती है, जो 17.4 में इलस्ट्रेटेड है. हम लेफ्ट हैंड साइड में देखे हैं. द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय मायोसिन हेड, ये एटीपी दोबारा से हाइड्रोलाइज हो जाती है मायोसिन हेड में. एंड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, और इससे जो साइकिल क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन की होती है वो हमारी एंड ब्रेकेज ऑफ रिपीटेड काउजिंग फर्दर स्लाइडिंग, और ब्रेकेज जो है ये रिपीट होती है आगे की स्लाइडिंग के लिए. तो द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द Ca++ आयंस आर पम्प्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी. ये प्रोसेस कंटिन्यू Ca++ आयन के साथ पंप बैक करता है सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में, जिससे रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट, इससे ये मास्किंग हो जाती है एक्टिन फिलामेंट में. दिस कॉजेज द रिटर्न ऑफ जेट लाइन बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, ये इस कारण से फिर से जेट लाइन वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, जिसे हम रिलैक्सेशन बोलते हैं. The reaction time of the fiber can vary in different muscles. Repeated activations of muscles can lead the accumulation of lactic acid due to anaerobic breakage of glycogen in them. तो ये repeated activation muscles जो है दोबारा से accumulation lactic acids की anaerobic breakdown होती है ग्लाइकोजन की उसमें, causing fatigue, जो फैटिग कॉज करती है. मसल कंटेनिंग ए रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन, जो मसल रेड कलर ऑक्सीजन स्टोर करने वाली पिगमेंट होती है उसको हम मायोग्लोबिन बोलते हैं. मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स, मायोग्लोबिन कंटेंट जो है बहुत सारे मसल्स में हाई होती है. विच गिव्स रेडिश अपीयरेंस, जिससे ये लाल अपीयरेंस शो करती हैं. सच मसल्स आर कॉल्ड रेड फाइबर्स, और इस मसल्स को हम रेड फाइबर्स बोलते हैं. दीज मसल्स आर कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया which can utilize the large amount of oxygen stored in them for ATP production. तो ये मसल में बहुत अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है जो ऑक्सीजन स्टोर करती है एटीपी फॉर्मेशन के लिए. So these muscles therefore can also be called aerobic muscle. इस मसल को हम aerobic muscle भी कहते हैं. On the other hand, some of the muscle possess very less quantity myoglobin and therefore appears pale and white. कुछ मसल्स में आपको मायोग्लोबिन जो होती है वो कम होती है, इसलिए वो पीली या व्हाइटिश कलर में शो होती है. These are white fibers. इसे हम व्हाइट फाइबर्स बोलते हैं. नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो फ्यू इन दैम, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्याएं कम होती है. बट द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई, लेकिन इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई होती है. दे डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी, ये डिपेंड करती है एनारोबिक प्रोसेस एनर्जी के लिए. अब हम आते हैं स्केलेटल सिस्टम में. तो हमारी skeletal system is very important role play in movement and locomotion. skeletal system भी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है हमारे मूवमेंट और लोकोमोशन में. तो आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं. skeletal system consist of framework of bones and few cartilages.
स्केलेटल सिस्टम में बोन्स की फ्रेमवर्क होती है और कुछ कार्टिलेजेस की भी होती है। दिस सिस्टम हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। ये सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है हमारे मूवमेंट के लिए, बॉडी में देखी जाती है। इमेजिन chewing food without jaw bones and walking around without the limb bones। ये इमेजिन कीजिए क्या हम फूड को बिना जबड़े बोन की सहायता से कर सकते हैं या फिर वॉक कर सकते हैं बिना लिम्ब बोन के सहायता से। दैट इज इम्पॉसिबल। बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव। बोन और कार्टिलेज जो होती है ये स्पेशल टाइप की कनेक्टिव टिश्यूज पाई जाती है। दिस फॉर्मर हैज वेरी हार्ड मैट्रिक्स। इसकी हार्ड मैट्रिक्स होती है ड्यू टू कैल्शियम साल्ट इन इट। इसमें कैल्शियम साल्ट पाई जाती है इसलिए। एंड द लेटर हैज स्लाइटली प्लायबल मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ड्रियोटिन साल्ट्स। और स्लाइटली पिएबल मैट्रिक्स पाई जाती है ये कॉन्ड्रियोटिन साल्ट्स के वजह से इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्य में। दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स एंड ए फ्यू कार्टिलेजेस। ये सिस्टम हमारी 206 बोन और कुछ कार्टिलेजेस के द्वारा बनती है। इट इज ग्रुप्ड इनटू टू प्रिंसिपल डिविजन्स। इसका मुख्य दो डिवीजन होते हैं, द एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन होती है। Axial skeleton comprises 80 bones contributed along the main axis of the body. Axial skeleton में 80 bones होते हैं जो हमारी मेन एक्सिस बनाती है बॉडी की। इसके अंतर्गत द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रीफ्स कंस्टिट्यूट एक्सियल स्केलेटन। कहने का मतलब हो गया कि इसमें स्कल होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, स्टर्नम होते हैं और रीफ्स पाए जाते हैं जो कि हमारी एक्सियल स्केलेटन बनाती है। द स्कल इज कंपोज्ड ऑफ टू सेट्स ऑफ बोन। स्कल में दो सेट्स बोन की पाई जाती है। ये क्रैनियल और फेशियल होती है। तो दैट टोटल ऑफ द 22 बोन्स, यानी स्कल में टोटल 22 बोन्स पाए जाते हैं। क्रैनियल बोन्स आर 8 इन नंबर्स। क्रैनियल बोन 8 संख्याओं में होती है। दे फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्रेनियम फॉर द ब्रेन। ये हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं, ये ब्रेन के लिए होती है। द फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ 14 स्केलेटल एलिमेंट्स। फेशियल रीजन में 14 स्केलेटल एलिमेंट्स की बनी होती है विच फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल, जो स्कल की फ्रंट पार्ट बनाती है। ए सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हायोइड इज प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द बकल कैविटी। ये यू शेप की बोन जिसे हायट बोली जाती है ये प्रेजेंट होती है बकल कैविटी के बेस में। एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल, और ये स्कल के साथ जुड़े होते हैं। ईच मिडिल ईयर कंटेन्स 3 टाइनी बोन्स। मिडिल ईयर में 3 छोटे छोटे बोन्स पाए जाते हैं जिसे मेलियस, इंकस और स्टेपिस बोला जाता है। कलेक्टिवली कॉल्ड ईयर ऑसिकल्स। इन तीनों को एक साथ ईयर ऑसिकल्स बोला जाता है। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ये जो स्कल रीजन में जो बोन पाई जाती है वो वर्टिब्रल कॉलम की हेल्प से 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल बनाती है। इसी कारण से इसे डाइकोंडाइलिक स्कल बोलते हैं, डाइकोंडाइलिक स्कल। अब आवर वर्टिब्रल कॉलम जो कि फिगर 17.7 में दिखाई गई है इज फॉर्म्ड बाय 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट कॉल्ड वर्टिब्रा, जिसे हम 26 सीरियली अरेंज्ड बोन की बनी होती है जिसे वर्टिब्रा बोलते हैं। एंड इज डोर्सली प्लेस्ड, और ये डोर्सली प्लेस्ड होती है यानी ये पीठ की बोन होती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। ये बेस स्कल की बनाती है एंड कंस्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक, और ये मेन फ्रेमवर्क ट्रंक की बनती है। अब ईच वर्टिब्रा हैज ए सेंट्रल हॉलो पोर्शंस जिसको हम न्यूरल कैनाल बोलते हैं, थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस। वो न्यूरल कैनाल के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड पास आउट होती है वर्टिब्रा के बीच से।
अब फर्स्ट वर्टिब्रा इज द एटलस, पहली वर्टिब्रा एटलस होती है एंड इट्स आर्टिकुलेट्स द ऑसिपिटल कॉन्डाइल, जो आर्टिकुलेट होती है ऑसिपिटल कॉन्डाइल से। द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू सर्वाइकल, सर्वाइकल में 7 बोन होते हैं, थोरेसिक में 12 बोन होते हैं, लंबर 5 होते हैं और सार्कल यानी वन फ्यूज, सार्कल में एक फ्यूज होते हैं यानी जुड़े हुए होते हैं, अनकॉकिजियल एक फ्यूज इसमें भी होती है। रीजन्स स्टार्टिंग फ्रॉम स्कल, ये स्कल से स्टार्ट होती है। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा आर 7, यहाँ हमने देखा कि सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होते हैं। इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स, सारे मैमल्स में पाए जाते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में भी। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, ये वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। सपोर्ट द हेड एंड सर्व्स एज पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ बैक, ये अटैच होती है रीफ से और बैक की मस्कुलेचर से। स्टर्नम इज ए फ्लैट बोन, स्टर्नम एक फ्लैट बोन होती है ऑन द वर्टिब्रल मिड लाइन ऑफ द थोरेक्स, ये वेंट्रल मिड लाइन थोरेक्स के साथ होती है। तो देयर आर 12 पेयर ऑफ रीफ्स, अब 12 पेयर रीफ्स की होती है। ईच रीफ इज ए थीन फ्लैट बोन, हर रीफ थीन फ्लैट बोन की होती है, कनेक्टेड डोर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम, ये कनेक्टेड डोर्सली जो है वर्टिब्रल कॉलम के साथ होती है और वेंट्रली ये स्टर्नम के साथ होती है। स्टर्नम ये जो कि हमारी रीफ केस की बीच की हड्डियां होती है, ये यहाँ दिखाया गया है, ये स्टर्नम होती है और ये रीफ केस कहलाती है। ये टोटल 12 बोन की बनी होती है जो बैक साइड में पीछे की ओर वर्टिब्री से अटैच्ड होती है। अब इट हैज 2 articulation surface on the dorsal and is hence called bicephalic, इसमें 2 articulation होती है, surface होती है जो dorsal end में, इसे bicephalic बोला जाता है। First 7 pair of ribs are called true ribs, पहली 7 पेयर जो रिब्स की होती है इसे ट्रू रिब्स बोली जाती है। डोर्सली दे आर अटैच टू द थोरेसिक, जो डोर्सली ये अटैच होती है थोरेसिक वर्टिब्री से, एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू स्टर्नम, और वेंट्रली ये स्टर्नम से कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ये हाइलिन कार्टिलेज से जुड़ी होती है। The 8th, 9th and 10th pair of ribs do not articulate directly to the sternum, ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होती है, बट जॉइंट द 7th rib, जो 7वीं रिब जॉइंट होती है विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ये हाइलिन कार्टिलेज के साथ। दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रोंकोड्रल यानी फॉल्स रिब्स जिसे हम बोलते हैं। लास्ट 2 पेयर 11th and 12th of ribs are not connected but ventrally and are therefore called floating ribs, ये लास्ट 2 बोन्स जो होते हैं ये फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। thoracic vertebrae ribs and sternum together form the rib cage, ये सारी मिल करके रिब केज का फॉर्मेशन करती है, जो कि आपको फिगर 17.8 में यहाँ शो किया गया है। ये ट्रू रिब्स कहलाते हैं 1 to 7 बोन्स, और ये 8, 9, 10 को फॉल्स रिब्स बोलते हैं, और ये फ्लोटिंग रिब्स 11 and 12 होती है, ये अटैच नहीं होती है और ये सारे मिल करके रिब केज की फॉर्मेशन करते हैं। अब आइए, द बोन्स ऑफ लिम्ब अलोंग विद देयर गर्डल constitute appendicular skeleton, अब ये बोन्स जो लिम्ब्स की पाई जाती है और ये गर्डल के साथ में एपेंडिकुलर स्केलेटन बनाती है। Each limb is made up of 30 bones, हर लिम्ब 30 बोन की बनी होती है। The bones of the hand, जिसको हम फोरलिम्ब्स बोलते हैं, और फोरलिम्ब्स जो होती है इसमें ह्यूमरस होती है, रेडियस होती है, अल्ना होती है और कार्पल्स होती है, ये रिस्ट बोन कहलाती है, ये 8 संख्याओं में होती है। मेटाकार्पल्स जिसको पाम बोन बोलते हैं ये 5 संख्याओं में होती है। ऑन फैलेंजेस जिसकी डिजिट्स 14 इन नंबर होती है, ये फिगर 17.9 में दिखाई गई है। यहाँ देखिए,
ये फेलेंजेस कहलाती हैं, और ये कार्पल्स और ये मेटाकार्पल्स कहलाती है, और ये रेडियस अल्ना होती है, और ऊपर की बाह पर ये ह्यूमरस होती है, और ये स्कैपुला के साथ अटैच्ड होती है। A cup-shaped bone called patella covers the knee vertebrae, जिसको नी कैप बोलते हैं। अब पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल हम देखते हैं। तो पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल बोन्स हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स रिस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन। तो ये एक्सियल स्केलेटन के साथ लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब के साथ आर्टिकुलेटेड होती है। ईच गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ टू हाफ्स। ये हर गर्डल जो है दो हाफ्स में डिवाइडेड होती है। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल्स एंड द स्कैपुला। ये हर पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट करती है क्लेविकल और स्कैपुला को। ये स्कैपुला इज ए लार्ज triangular flat bone situated in dorsal part of the thorax। ये thorax के पोर्शंस में सिचुएटेड होती है डोर्सल पार्ट में, जो ट्रायंगुलर फ्लैट बोन की बनी होती है। अब यहाँ नेक्स्ट दिया हुआ है thorax between the second and the seventh ribs। ये सिचुएटेड होती है thorax और seventh ribs के बीच में। The dorsal flat triangular body of scapula has the slightly elevated ribs called the spines। ये स्पाइन के साथ अटैच्ड होती है। ये डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी होती है स्कैपुला की, जिसको हम स्पाइंस के साथ ये अटैच्ड होती है। अब हम देखते हैं कि the dorsal flat triangular body of scapula has slightly elevated ribs called the spines, which projects as a flat expanded process called the acromion, जिसे acromion बोला जाता है। The clavicle articulates with this, और clavicle articulate होती है इसके साथ में। Below the acromion is a depression called the glenoid cavity, और एक्रोमियल के नीचे एक डिप्रेशन होती है, यानी कि गड्ढा होता है, जिसे हम ग्लेनॉइड बोलते हैं, ग्लेनॉइड कैविटी, विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस, जो ह्यूमरस की हेड से अटैच्ड होती है, टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। ये शोल्डर जॉइंट को फॉर्म करती है। इस क्लेविकल इज लॉन्ग स्लेंडर बोन विद टू कर्वेचर्स। इसमें दो कर्वेचर होते हैं। दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड द कॉलर बोन। इसे हम कॉलर बोन बोलते हैं। अब पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ टू कॉक्सल बोन्स। पेल्विक गर्डल जो है दो कॉक्सल बोन्स की बनी होती है। ये फिगर 17.10 में दिखाई गई है। ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स। हर कॉक्सल बोन तीन बोन की बनी होती है। ये इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस होती है। At the point of fusion of above bones is a cavity called acetabulum, जिसे हम acetabulum कहते हैं, to which the thigh bones articulated, जहाँ से thigh bones जो है jointed होते हैं। The two halves of the pelvic girdle meet ventrally, जहाँ दो half pelvic girdle की एक साथ ventrally joint होते हैं, to form pubic symphysis। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाती है, कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज। ये इसके साथ फाइब्रस कार्टिलेज भी कंटेन होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं जॉइंट्स। तो जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट। जॉइंट्स एसेंशियल होता है हर तरह की मूवमेंट के लिए, इन्वॉल्विंग बाय द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो इन्वॉल्व होती है बोनी पार्ट्स बॉडी के। अब लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू। लोकोमोटरी मूवमेंट भी बिना ज्वाइंट के संभव नहीं है। एक्सेप्शन टू दिस, ज्वाइंट्स आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स। ज्वाइंट्स जो है वो पॉइंट होती है जो दो बोन्स के बीच में कॉन्टैक्ट में आती है, और बिटवीन बोन्स, और दो बोन के बीच में होती है, एंड कार्टिलेजेस, और कार्टिलेज के बीच। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल इज यूज्ड कैरी आउट मूवमेंट थ्रू ज्वाइंट्स।
जो फोर्स जनरेट होती है मसल के द्वारा वो कैरी आउट होती है मूवमेंट के लिए जॉइंट्स के थ्रू। वेयर द जॉइंट्स एक्ट्स एज फल्क्रम, जहां जॉइंट्स फल्क्रम का काम करता है। द मोबिलिटी ऑफ दीज जॉइंट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, मोबिलिटी जॉइंट्स की जो है अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करती है। जॉइंट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म, जॉइंट को हम तीन मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं, नेमली फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। ये तीन होते हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट्स। तो आइए अब इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, फाइब्रस जॉइंट्स के द्वारा कोई मूवमेंट नहीं होती है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन्स, ये इस टाइप की जॉइंट फ्लैट स्कल बोन में पाई जाती है, विच फ्यूज एंड टू एंड, जहां अंतिम में एक दूसरे से जुड़ती है, एंड हेल्प द डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, और वहां एक डेंस, बहुत ही डेंस कनेक्टिव टिश्यूज पाई जाती है, इन द फॉर्म ऑफ सैच्योर्स, जो सैच्योर्स के रूप में होती है, टू फॉर्म क्रेनियम, जो क्रेनियम फॉर्म करती है। अब नेक्स्ट है हमारा कार्टिलेजिनस बोन। तो ये कार्टिलेजिनस बोन होती है, द बोन्स इन्वॉल्व आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज के हेल्प से जॉइंट होते हैं बोन्स में। और द जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री, ये दो एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में जॉइंट्स होती है, इन द वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम में, ऑफ द पैटर्न एंड इट्स परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट, इसमें लिमिटेड मूवमेंट पाई जाती है। अब ये साइनोवियल जॉइंट्स देखते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी, जो साइनोवियल कैविटी में फ्लूइड होती है इसके द्वारा कैरेक्टराइज्ड होती है इस तरह की जॉइंट, जिसे साइनोवियल जॉइंट्स बोलते हैं। बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन्स, जो दो बोन्स के बीच में आर्टिकुलेटेड सरफेस में पाई जाती है। सच एन अरेंजमेंट अलाउज कंसिडरेबल मूवमेंट, इसके द्वारा एक अच्छी मूवमेंट होती है। दीज जॉइंट्स हेल्प इन लोकोमोशन, ये जॉइंट्स मदद करती है लोकोमोशन में, इन मेनी अदर मूवमेंट, और अन्य मूवमेंट में, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल के बीच पाई जाती है। हिंग जॉइंट्स ये नी जॉइंट होती है। पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस होती है। ग्लाइडिंग जॉइंट्स ये बिटवीन कार्पेल्स होती है, एंड सैडल जॉइंट्स बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब होती है, आर सम एग्जांपल्स। ये सारे साइनोवियल जॉइंट्स के एग्जांपल हैं। अब हम डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम देखते हैं। तो ये मायस्थेनिया ग्रेविस, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस लीडिंग टू फैटिग, वीकनिंग द पैरालिसिस एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। ये माइस्थेनिया ग्रेविस जो होती है ये स्वतः इम्यून डिसऑर्डर कर देती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बीच में ये फैटिग होती है और ये कमजोर कर देती है और पैरालिसिस कर देती है स्केलेटल मसल में। दूसरा हमारा डिसऑर्डर होता है मस्कुलर डायस्ट्रोफी, ये प्रोग्रेसिव degeneration of skeleton muscle mostly due to genetic disorder, ये वंशागति डिसऑर्डर होने से इस तरह की दिक्कतें आती है जिसको हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। तीसरी है टिटैनी, ये रैपिड स्पास्म होती है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है इन मसल्स ड्यू टू द लो कैल्शियम प्लस प्लस इन बॉडी फ्लूइड, यानी कैल्शियम की कमी की वजह से इस तरह की रैपिड स्पास्म यानी दिक्कतें आती है, और बोन में जो होती है इसको हम टेटनी बोलते हैं। उसके बाद आर्थराइटिस, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, ये जॉइंट की इन्फ्लेमेशन में पाई जाती है। फिर ऑस्टियोपोरोसिस, ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर होती है, जब उम्र हो जाती है तो भी बोन में कमी आने लगती है, कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन, इससे बोन्स घिस जाते हैं और उसमें कमी आ जाती है। मास एंड इंक्रीज्ड चांस ऑफ फ्रैक्चर, और उसमें फ्रैक्चर होने की चांसेस बढ़ जाती है। डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, इसमें एस्ट्रोजन की कमी होने के कारण होती है। इज ए कॉमन कॉज, इसका मुख्य कारण यही एस्ट्रोजन की कमी होती है।
उसके बाद गॉट है, गॉट इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ये जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होने से होती है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड अगर जमा हो जाती है हमारे जॉइंट्स में, यूरिक एसिड क्रिस्टल की जमा होने से आपको जॉइंट्स में ये गॉट हो जाती है, इस कारण से जॉइंट हमारे दर्द करने लगते हैं। तो दैट्स ऑल दिस चैप्टर, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट चैप्टर।